नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ के दौरे पर हैं। ऐसे में सीएम के पहुंचने पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। फिर मुख्यमंत्री यहां जिला स्तरीय विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक भी की, जहां पिथौरागढ़ में सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने तमाम विकास योजनाओं की समीक्षा भी की। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई विकास कार्यों की समीक्षा की। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा के पास। अभय, अगर बात करें जिस तरह से आज सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के दौरे पर रहे थे, आज का क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहा, किस किस कार्यक्रम में या किस किस बैठक में वो शामिल रहे, क्या कुछ जानकारी? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पिथौरागढ़ जनपद का दौरा था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह के समय पिथौरागढ़ पहुंचे और उसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में विकास कार्यों की एक समीक्षा बैठक यहाँ पर करी, जिसमें जनपद के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जाना कि सरकार की तरफ से जो योजना इस समय संचालित की जा रही है वो जनपद में किस स्तर पर इस समय क्रियान्वित यहाँ पर हो रही है, जनता को किस रूप में उसका लाभ यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही अधिकारियों के जो सुझाव थे विकास की योजनाओं से जुड़े हुए, उन सुझावों को भी ग्रहण करने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए कि जो तय समय पर जो विकास के काम यहाँ पर चल रहे हैं उनको तय समय पर यहाँ पर गुणवत्ता के साथ किया जाए, ताकि जनता को विकास की योजनाओं का लाभ यहाँ पर सही समय पर मिल सके और जनता उन योजनाओं से लाभान्वित हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस समीक्षा बैठक के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि जो जनपद, जो सीमांत के जो जनपद हैं वहां पर सरकार की जो विकास की योजनाएं चल रही है उनको त्वरित गति से चलाने के लिए मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दे रहे हैं, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में भी जो विकास के जो कार्य हैं वो तेज रफ्तार से आगे बढ़ाए जा सके। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक निजी कार्यक्रम में वहां पर पिथौरागढ़ में ही सम्मिलित हुए, जहां पर उन्होंने आम जनता से बातचीत करी। आम जनता के जो सुझाव थे कि सरकार को किस रूप में आगे विकास की योजनाओं को चलाना चाहिए, उनको जानने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। और अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ में ही मौजूद हैं और इसके कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के लिए रवाना होंगे, जहां पर देहरादून में भी जल जीवन मिशन की एक अहम बैठक मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर आहूत की जाएगी। लेकिन आज ये समझा जा सकता है कि पिथौरागढ़ का दौरा मुख्यमंत्री के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण यहाँ पर समझा जा सकता है, क्योंकि सीमांत क्षेत्रों के विकास के साथ साथ जो जनपद में इस समय काम चल रहे हैं, एक तरफ किस तरह से उत्तराखंड का विकास किया जा सके, विकास को किस तरह से गति दी जा सके, इसके लिए धामी सरकार प्रतिबद्ध नजर आती है। एक बड़ी समस्या पहाड़ों में अगर बात करें बेरोजगारी की है और उसकी तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। अभी हाल ही में सीएम धामी का आज का ये दौरा इसलिए भी खास माना जा सकता है क्योंकि हाल ही में पिथौरागढ़ से कई सारी तस्वीरें भी सामने आई थी अब है आर्मी भर्ती को लेकर, जिसमें साफ दिख रहा था कि किस हद तक बेरोजगारी जो है पहाड़ों पर है। तो ऐसे में किस तरह से सीएम धामी के इस दौरे को उससे जोड़कर देखा जा सके, क्या उसका भी कुछ यहाँ पर क्या वो भी एक वजह थी कि आज सीएम धामी पिथौरागढ़ पहुंचे, या सिर्फ जिस तरह से आपने कहा कि विभागीय कार्यों की समीक्षा करनी थी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री का पिथौरागढ़ पहुंचना पहले से ही यहाँ पर निश्चित था और इस दौरान ये जरूर कहा जा सकता है कि जो पिथौरागढ़ में जो सेना की प्रादेशिक भर्ती चल रही है, जिसमें देश के सभी राज्यों से इस समय युवा यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उस भर्ती को लेकर जिस प्रकार से पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वीडियोज वायरल हुए थे और व्यवस्थाओं का आलम वहाँ पर देखने को मिल रहा था, उसको लेकर भी जो मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से बातचीत यहाँ पर की है, उनसे भर्ती प्रक्रिया में जो व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली थी उसको लेकर बातचीत यहाँ पर की गई है। साथ ही आगामी दिनों में ये प्रक्रिया सुचारू रूप से यहाँ पर चल सके, जो युवा यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे रहने की सुविधाएं हैं, उनके लिए पर्याप्त आवागमन के साधन, परिवहन की भी अब है, क्योंकि वो भी एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें कई सारे युवा जो हैं उत्तराखंड परिवहन की बसों में डिग्गी में बैठने को मजबूर थे। बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस समय परिवहन विभाग जिला प्रशासन से समन्वय बनाकर वहां पर चल रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि जो अभ्यर्थी इस समय सेना भर्ती के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से यहाँ पर एंट्री कर रहा हो या फिर दूसरे जनपदों से यहाँ पर आ रहा हो, उसके लिए पूरी बेहतर सुविधाएं वहाँ पर आवागमन के या परिवहन के देने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इस समय राज्य सरकार के आह्वान पर ये कह सकते हैं कि जो निवेदन उन्होंने किया था सेना भर्ती को देखते हुए,
तो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के लिए जैसे बिल्कुल वही दूसरी तरफ अब है, जिस तरह से विकास को किस तरह से गति दी जा सके, उस कड़ी में आज जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ पहुंचे थे, विकास कार्यों की समीक्षा उन्होंने की, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होगी। इस मीटिंग में बीजेपी संगठन चुनाव की कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार और प्रदेश संगठन चुनाव प्रभारी खजान दास बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व पहले सदस्यता अभियान के रूप में चलाया गया और अब आगामी संगठन के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बैठक में कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। मनवीर सिंह चौहान ने आगे कहा कि आगे मंडलों का चुनाव होगा, जिलाध्यक्ष, फिर प्रदेश और फिर उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के चुनाव होंगे, जिसको लेकर कार्यशाला का आयोजन आज दिल्ली में होगा। भाजपा पार्टी का संगठन पर्व जो पहले सदस्यता अभियान के रूप में चलाया गया और अब उसको संगठन पर्व को जो हमारे संगठनात्मक चुनाव होने उसके रूप में आगे लगातार बढ़ रहा है और इसी को लेकर के ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बैठक नहीं है दिल्ली में। ये बैठक एक रूटीन बैठक संगठन पर्व की जो आगे के कार्यक्रम है उसको लेकर के पूरे देश में जो संगठन पर्व मनाया जा रहा है उसकी कार्य योजना के संदर्भ में बैठक बुलाई गई है और इसमें आगे हमारे जो मंडलों के अध्यक्षों का चुनाव, क्योंकि हमारी बूथ समिति का गठन हो चुका है और हमारे मंडलों का चुनाव होना है, जिलाध्यक्ष का चुनाव होना है, उसके बाद प्रदेश में होना, फिर राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होना है। इसको लेकर के वहां पर कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है। इसमें हमारे प्रदेश से हमारे प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन और हमारे चुनाव के जो अधिकारी हैं आदरणीय खजान दास जी भी उस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में क्रमबद्ध तरीके से हो रहे चुनाव के चलते बीजेपी भी सिलसिलेवार अपनी रणनीति को अंजाम दे रही है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय देहरादून में अहम बैठक हो रही है, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि बीजेपी एक राजनीतिक दल है और प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने हैं। ऐसे में किस तरह से पार्टी की रणनीति होनी चाहिए, प्रत्याशियों का चुनाव कैसे करना है, इस पर चर्चा की गई। वहीं निकाय चुनाव न कराने को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव कराने से डर रही है। भारतीय जनता पार्टी आज निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है, जबकि कांग्रेस शुरू से ही निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। जनता पार्टी की निकाय चुनाव को लेकर के अगर कोई तैयारियां होती तो इतनी बार डिले टैक्टिक नहीं अपनाते वो। जिस तरीके से हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि अक्टूबर एंड तक निकाय चुनाव संपन्न करे सरकार और उन्होंने ना करा के फिर से प्रवर समिति का जो कार्यकाल बढ़ाने का काम किया है, एक तो आपने हाई कोर्ट की अवमानना करने का कार्य किया, दूसरी तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि उन्होंने जो कार्य किए हैं उससे जनता खुश नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य किया है, क्योंकि आज समझ नहीं आता कि सड़क पे गड्ढे या गड्ढों पे सड़क है, तो जनता सब समझती है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत दोनों ही साफ नहीं है। वो चुनाव डिले कराना चाहते हैं क्योंकि ना ही उनकी कोई तैयारियां हैं और ना ही उन्हें जीत। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गैरसैंण के मुद्दे पर दोनों दल एक साथ होकर यहां के लोगों को ठगने और राजनीतिक साजिश रचने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब कभी भी गैरसैंण में सत्र बुलाई जाती है तो आनन फानन में दोनों दलों के विधायक आपस में सलाह मशवरा कर लेते हैं और सदन में शोर शराबा करने लगते हैं, जिससे सदन को 3 या 4 दिन के अंदर स्थगित कर दिया जाता है। विधायक राम विजय भवन चीफ मिनिस्टर से मैंने वही कहा, धोखा कर रहे हैं गैरसैंण के साथ। कोई बात कहे कि साहब नहीं गैरसैंण राज देने वाले से धोखा कर रहे हैं। मैंने देखा है, मैं खुद मंत्री साहब विधायक था, वहां क्या होता था कि जैसे 3 दिन के लिए सत्र बुलाया जाता है, आनंद फानन में दोनों दल सत्ता पक्ष में विपक्ष भी क्या करता है, आनंद फानन में विधायक लोग आपस में जो है सलाह मशवरा करते हैं, शोर शराबा करते हैं और 3 दिन के अंदर आज मुझे बता दो जब से वहां विधानसभा शुरू हुई है गैरसैंण में
3 या 4 दिन से ज्यादा वहां सत्र चलता ही नहीं है। क्यों बेवकूफ बना रहे हो भाई? ये सारे उत्तराखंड को बेवकूफ बना रहे हो कि गैरसैंण राजधानी बनेगी। मैंने पहले भी कहा वो पटवारी क्षेत्र होता था। 97 में तहसील मैंने बनाई थी गैरसैंण। उसके बाद आज तक गैरसैंण में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए ये जो राजनीतिक स्टैंड के लिए राजनीतिक चोचलेबाजी आप कर रहे हो कि साहब हम गैरसैंण के लिए बड़ी हिमायती, गैरसैंण के कहीं कोई हिमायती नहीं है। सबसे ज्यादा पलायन, ये दुर्भाग्य उत्तराखंड का कि सबसे ज्यादा पलायन राज्य बनने के बाद हुआ है। इतना पलायन 70-75 सालों में नहीं हुआ उत्तराखंड का जितना राज्य बनने के बाद उत्तराखंड। उपभोक्ता और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या की रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के राशन डीलरों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बारे में विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राशन डीलरों को कोविड काल के दौरान का लाभ और भाड़ा अब तक नहीं मिल पाने के बारे में उन्हें जानकारी दी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि विभाग के सतत प्रयास से राशन डीलरों को 21 महीने का भाड़ा और लाभांश प्राप्त हो चुका है, जबकि 7 महीने का बकाया अभी भी बाकी है, जिसको लेकर विभाग प्रयासरत है और भारत सरकार के खाद्य सचिव से भी लगातार इसको लेकर चर्चा चल रही है। प्रदेश के जो राशन डीलर हैं, उनके जो संगठन हैं, उनके संगठन के पदाधिकारियों के साथ में उनके प्रदेश अध्यक्ष और संबंधित जिले के पदाधिकारी सभी जो थे जनपदों से आए थे। आज उनके साथ में मिलते हुए उनकी जो समस्याएं थी उन पे वार्ता की गई है और उन समस्याओं में उनके कुछ व्यवहारिक चीजें थी जिनको कि वाकई जिन पे विचार किया जाना भी और समाधान किया जाना भी नितांत आवश्यक था। तो आज उन सबको आमंत्रित किया हुआ था, जिसमें उन लोगों का एक विषय था कि हमारे को विगत जो कोविड पीरियड का जो हमारा भुगतान है वो आज तक उनको लाभांश हो या भाड़ा हो वो प्राप्त नहीं हो पाया है, जिसमें उन्होंने यह भी स्वीकार करा कि विभाग के सतत प्रयास से जो है लगभग 21 माह का जो है वो राशन लाभांश और भाड़ा प्राप्त हो चुका है। शेष 7 माह का जो है और उनको भुगतान होना है, जिसको लेकर विभाग प्रयासरत है और जो लगभग 42 करोड़ की धनराशि के साथ में है। भारत सरकार से लगातार जो है पत्राचार भी हो रहा है। भारत सरकार के खाद्य सेक्रेटरी को बताया भी जा रहा है और उनकी ओर से आश्वासन है कि वे जल्द इस भुगतान को भी वो देने का कार्य करेंगे। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों में भी जो हमारा ये वीट बेस्ड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के तहत जो गेहूं और चावल जा रहा है उसके भी लाभांश और भाड़े के भुगतान के संदर्भ में विषय निकल कर आया था, जिसको लेकर दोनों विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि संबंधित डीपीओज और संबंधित डीएसओ जनपदों के उनकी वर्चुअली मीटिंग लेते हुए आखिरकार कहाँ और किस प्रकार की दिक्कत है तो उसका समाधान निकाल लिया जाए। ये विभाग को निर्देशित, दोनों विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। राशन डीलरों की एक और विषय था कि यदि हम जब ऑनलाइन राशन वितरण कर रहे हैं और हमारे कार्ड यदि 100 कार्ड है और हम 100 लोगों को राशन वितरित कर चुके हैं तो हमारे ऊपर कंपलसरी दुकान खोले जाने का जो है वो दबाव ना बनाया जाए, ये उनकी ओर से एक इच्छा और अपेक्षा थी। तो जिस पर हमने उनको ये जरूर कहा है कि चूंकि यदि वो 100% राशन का भुगतान कर चुके हैं हमारे लाभार्थियों को, तो निश्चित रूप से हमारे संबंधित विभाग के अधिकारी चाहे वो डीएसओ हो, पूर्ति निरीक्षक हो, छापामारी का जब कार्य करते हैं या दुकान खोले जाने के लिए दबाव बनाते हैं तो अनावश्यक दबाव ना बनाए, ये एक इंस्ट्रक्शन विभाग की ओर से चला जाएगा, लेकिन इसी शर्त के साथ में कि उन्होंने सारा राशन जो है वो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ओएनजीसी चौक पर हुए हादसे का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी ने लिया है। कमेटी ने शासन से इस पर जवाब मांगा है। साथ ही पूछा गया है कि आखिर हादसे के बाद शासन के स्तर से क्या कदम उठाए गए, इस हादसे के पीछे क्या वजह रही। ऐसे तमाम बिंदुओं पर कमेटी ने शासन से रिपोर्ट मांगी है। शासन ने परिवहन विभाग को बिंदुवार रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। घटना के पीछे के कारणों की पड़ताल करने के साथ ही सुझावों को भी रिपोर्ट में शामिल किया जा रहा है ताकि शहर में ऐसे हादसों से बचा जा सके। बिल्कुल लाश पड़ी है, कुछ उस गाड़ी में लाश पड़ी है।
रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर वन प्रभाग और तराई पश्चिमी वन प्रभाग में नेचर गाइडों की भर्ती के लिए बीएससी, बीडीए और बीए उच्च शिक्षा वाले अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया है। यह आवेदन नेचर गाइड भर्ती के लिए है और 10th पास की रिक्रूटमेंट है। इस दौरान 10th पास की रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन उच्च शिक्षा वालों के आवेदन के बाद भी ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी का आलम ये है कि उच्च शिक्षा वाले भी जैसे तैसे नौकरी लेकर नेचर गाइड बनना चाहते हैं। रामनगर वन प्रभाग और तराई पश्चिमी वन प्रभाग दोनों की विभागों में 186 नेचर गाइड्स के पदों के लिए लगभग 3600 लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें तराई पश्चिम में 150 नेचर गाइड्स की भर्ती के लिए 3000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं रामनगर वन प्रभाग में 36 नेचर गाइड्स की भर्ती में 600 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसमें अधिकतर उच्च शिक्षा वाले अभ्यर्थी शामिल हैं। वहीं डीएफओ प्रकाश आर्य ने इस दौरान बताया कि हमारे वहां अलग अलग पर्यटन जनों में नेचर गाइड्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं उच्च शिक्षा वालों के आवेदन से साफ है कि युवा अब नेचर गाइड बनने के लिए भी जी जान से लगे हुए हैं। आवेदन आमंत्रित किए तो लगभग 2000 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे यहाँ पर। उसमें से कुछ फॉर्म रिजेक्ट हुए और बाकी लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो उसमें सारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, इंटरव्यू वगैरह हो गया उनके और सारी चेकिंग रीचेकिंग के बाद एक हम लोग एक स्थिति में पहुंच गए कि हम लगभग अब किसी भी समय रिजल्ट निकाल सकते हैं उसका। तो रिजल्ट उसमें यह है कि जो कांटों में हमारे 50 गाइड पहले से थे उनके बदले में 50 गाइड और उसके अलावा 10 गाइड जो हम फुल डे के लिए कर रहे हैं उसमें 10 गाइड और उसके साथ में लगभग 25 लोग जो है वेटिंग में, जितने लोग हम कांटों के लिए रखेंगे और इतने ही लगभग जो है हाथीडगर के लिए रखे जाएंगे। तो ये लोग अभी जैसे ही इनका रिजल्ट आउट होता है तो उसके बाद इनको ट्रेनिंग करा करके उनको रेस्पेक्टिव जोन में भेज दिया जाएगा। उसके अलावा जो हमारा अभी भविष्य में जो चांदनी कुटरी जोन हम लोग खोलने की तैयारी कर रहे हैं उसमें से जो कुछ लोगों को इसी में से जो थोड़े अनुभवी होंगे उनको वहां पर चांदनी में शुरुआत के लिए भेजेंगे। बाकी फिर चांदनी के क्षेत्र के जो लोग हैं वहां से तो उनमें से भी कुछ जो बेरोजगार युवक हैं उनको भी कोशिश करेंगे कि वो लोग भी इसमें इसके साथ जुड़ें। वहीं भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने रुड़की के रामनगर के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन तोमर के जिला प्रभारी मुसिर आलम ने आरोप लगाते हुए कहा कि विद्युत विभाग किसानों का जानबूझकर शोषण कर रहा है। पिछले साल हर जोली झोझा में एक किसान के घर पर विद्युत विभाग ने छापेमारी की थी, जिसका जुर्माना किसानों ने जमा कर दिया था। वहीं विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने किसान के नाम 2 बार जुर्माना कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है और निराधार है, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई। भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय सचिव तालिब हसन ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है और आज अधिशासी अभियंता कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर इसमें सही जांच कराने की मांग की गई है। मौके पर पहुंचे अधिशासी अभियंता अनूप सैनी ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और सभी समस्याओं के जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना खत्म किया गया। और उसको ये पता कर लो जब तूने ये बात कही थी कि मेरे से गलती से चढ़ गए मुकदमा में से खत्म करवा दूंगा। इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।